हेलो दोस्तों, आदर्श स्टडी ज्ञान में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 में आने वाले VVI 50 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टेस्ट सीरीज 9, टेस्ट सीरीज 9 है या इसके पहले टेस्ट सीरीज 8 तक वीडियो बना दिया गया है। आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन बताया जाता है या जाएगा उसमें जो है आपको एकदम डिटेल में बताया गया है। ठीक है, चलिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ जो है टोटल जो है 500 MCQ लिखा हुआ है, अर्थात इस PDF में आपको VVI क्वेश्चन 500 टोटल क्वेश्चन है, जिसमें से हम 50 क्वेश्चन का आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखिए, इसमें और क्या लिखा हुआ है कि इस PDF में सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस PDF को एग्जाम के दृष्टि से तैयार किया गया है। इस PDF में वैसे क्वेश्चन को चुन चुन करके शामिल किया गया है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, नए हैं तो 100% सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। कम से कम 5 आदमी को शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो। चलिए, तो 1 नंबर में क्या कह रहा है कि चिंतनशील चिकित्सक की संकल्पना किसने दी थी। चिंतनशील चिकित्सक, ये लेखक का नाम पूछ रहे हैं कि कौन किसने दी थी। ठीक है, लेकिन चिंतनशील चिकित्सक कहते किसे हैं, तो कोई भी विषय पर चिंतन करके, यानी उसको मनन करके, सोच करके समझना या अपने लक्ष्य तक पहुंचना। उस लक्ष्य का मतलब कि जिस क्वेश्चन को आप ढूंढ रहे हैं या जिस क्वेश्चन को आप समझना चाहते हैं, या उससे कोई दूसरा क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं, यानी उस चिकित्सक मतलब चिकित्सा करके, उसमें मनन करके, सोच करके, समझ करके पढ़ना समझना, यही चिंतनशील चिकित्सक का अर्थ होता है। तो यही कह रहा है कि संकल्पना जो है किसने दी थी, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है। तो इन्होंने दिया था, डोनाल्ड सॉन ने दिया था। इसका आंसर ए होगा, डोनाल्ड सॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करें कि लाइब्रेरियन द्वारा सूचना लेखा परीक्षा किया जाना इसका उदाहरण है। तो ये जो है मूल्यांकन का है। ठीक है, मूल्यांकन का अर्थ होता है मापना, परखना, जांचना, समझना, जो भी कुछ है, यानी एक शब्द में कहे तो मापना, उसको परखना। ठीक है, तो लाइब्रेरियन द्वारा सूचना लेखा परीक्षा, सूचना लेखा परीक्षा जो है किया जाना किसका उदाहरण है, तो मूल्यांकन का। मूल्यांकन लाइब्रेरियन के द्वारा जो है मूल्यांकन किया जाता है कि हाँ भाई, चाहे वो लेखा परीक्षा हो या पढ़ाई लिखाई हो, किसी भी चीज़ का, पढ़ाई से संबंधित जो भी है, लाइब्रेरियन उसका मूल्यांकन करते हैं, अर्थात जांचते हैं, परखते हैं, मापते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि संज्ञात्मक शिक्षुता मॉडल मुख्यतः क्या होता है। ठीक है, तो इसका इसका आंसर बी होगा, ज्ञान का अनुसरण और परिवर्तन। संज्ञानात्मक शिक्षुता का अर्थ क्या होता है, तो इसका होता है ज्ञान का अनुसरण और परिवर्तन, जो बी नंबर में देख रहे हैं। ठीक है, जो भी ज्ञान आप प्राप्त किए हैं उसका अनुसरण कीजिए और परिवर्तन लाइए। ठीक है, चलिए 4 नंबर में क्या कह रहा है कि डिस्कवरी लर्निंग की अवधारणा किसने दी थी। डिस्कवरी लर्निंग की अवधारणा किसने दी थी, तो इन्होंने दिया था, ब्रूनर ने। किसने दिया था, ब्रूनर ने। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा, अर्थात 4 के बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि शिक्षक जब छात्रों को मेटा कंडीशन सिखाता है तो क्या सिखाता है। मेटा कंडीशन सिखाता है तो क्या सिखा रहा है। अगर शिक्षक मेटा कंडीशन सिखा रहा है तो आखिर वो क्या सिखा रहा है, यही क्वेश्चन आपसे किया है। तो सीखने का तरीका सिखा रहा है। ठीक है, सीखने का तरीका, सीखने का तरीका सिखाना, यानी किसी भी चीज को कैसे सीखा जाएगा, इस चीज को वह सिखा रहा है। यानी मेटा कंडीशन का मतलब ही होता है सीखने का सिखाना। ठीक है,
चलिए 6 नंबर में क्या करें, कार्रवाई पर शोध का प्रमुख उद्देश्य क्या है। कार्रवाई पर शोध, जो भी आप कार्रवाई की है उस पर शोध मतलब रिसर्च का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, तो शिक्षण में सुधार। अगर कोई भी कार्रवाई किए हैं, चाहे वो पढ़ाए हैं या पढ़े हैं, या कोई भी अगर काम किए हैं, अगर उस पर रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, समझते हैं, तो फिर क्या होगा, जो भी काम आप किए हैं, पढ़ाए हैं या पढ़े हैं, उसमें क्या होगा, सुधार होगा। ठीक है ना। इसलिए इसका सही आंसर जो है शिक्षण में सुधार, इसका सही आंसर होगा 6 नंबर का। 7 नंबर में 7 नंबर में क्या करें, सीखने के उद्देश्य स्मार्ट होना चाहिए। सीखने का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। तो स्मार्ट में जो है एम का क्या अर्थ है, यही क्वेश्चन आपसे कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है मापनीय। ठीक है, मापनीय यानी मेजरेबल, इसका आंसर बी हो जाएगा। यानी सीखने का उद्देश्य स्मार्ट होना चाहिए, तो उसमें एम का क्या अर्थ है, तो मापनीय। कोई भी आज मतलब कि कुछ भी सीख रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो या कोई भी, तो जब तक उसको मतलब मेजरमेंट नहीं कीजिएगा, मापिएगा नहीं कि हम क्या सीख रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, ठीक है, तब तक मतलब कि क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, या नहीं सीख पाइएगा। इसलिए इसका एम का अर्थ होता है मतलब कि मापनीय। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि एस्किम सिद्धांत किसके अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। एस्किम सिद्धांत जो है किसके अधिगम, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, ज्ञान प्राप्त करना। तो एस्किम सिद्धांत जो है किसके अधिगम सिद्धांत से संबंधित है, तो ये जो है आपका बार्टलेट बार्टलेट लेखक का नाम है। ठीक है, तो बार्टलेट जो है के अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि अनुभवनात्मक शिक्षण चक्र में कौन सा चरण सबसे पहला होता है। ठीक है, अनुभवनात्मक शिक्षण चक्र। तो देखिए अनुभवनात्मक शिक्षण चक्र जो है, इसके पहले जानिए कि आखिर यह है क्या। तो अनुभवनात्मक शिक्षण चक्र जिसे अनुभव जो है मतलब किया जाता है, यानी अधिगम चक्र भी कहा जाता है। अनुभवनात्मक शिक्षक चक्र को अधिगम चक्र भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसका सही रूप से अगर परिभाषा बोले तो यह एक ऐसा मॉडल होता है जो बताता है कि लोग कैसे अनुभव के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, अनुभवात्मक शिक्षण जो है मतलब कि एक ऐसा मॉडल है जो बताता है कि लोग कैसे अनुभव के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, और यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें 4 जो है टोटल कितना, 4 मुख्य चरण होते हैं। ठीक है, जिसमें से आपको क्वेश्चन कर रहा है जो 4 चरण होता है उसमें पहला चरण कौन सा होता है। ठीक है, तो पहला चरण है अमूर्त अवधारणा। यहाँ पर केवल मूर्त लिखा है, यहाँ पर अ होगा। ठीक है, अमूर्त अवधारणा। ठीक है, यानी 4 चरण कौन कौन सा है, तो एक तो हो गया अमूर्त अवधारणा, दूसरा हो गया ठोस अनुभव, तीसरा हो गया चिंतनशील अवलोकन, और चौथा हो गया सक्रिय प्रयोग। ठीक है ना, सक्रिय प्रयोग। तो आप जान गए, 1 नंबर में अमूर्त अवधारणा, 2 नंबर में ठोस अनुभव, 3 नंबर में चिंतनशील अवलोकन, और 4 नंबर में हो गया सक्रिय प्रयोग। ठीक है, जिसमें से आपको इसी में से कह रहा है कि सबसे पहला कौन होता है, तो अमूर्त अनुभव। ठीक है, अब रहा बात कि अनुभूत जो है अनुभव होता क्या है, इसके बारे में भी आप जान सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि इस चरण में शिक्षार्थी अपने अनुभव से सामान्यीकरण और सिद्धांत विकसित करता है, और वे अपने विचारों को व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, निष्कर्ष निकालते हैं और अपने अनुभवों के आधार पर एक समझ बनाते हैं। इसी को अमूर्त अवधारणा कहते हैं। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 में क्या कह रहा है कि पोर्टफोलियो मूल्यांकन क्या दर्शाता है। पोर्टफोलियो मूल्यांकन जो है क्या दर्शाता है, तो छात्र की प्रगति की पूर्ण फाइल, छात्र के प्रगति, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि छात्र की प्रगति, जो भी छात्र प्रगति कर रहा है उनकी संपूर्ण फाइल, कैसे प्रगति किया, क्या क्या पढ़े, जो भी कुछ है टोटल जो भी फाइल होना चाहिए, यही इसका अर्थ होता है पोर्टफोलियो
मूल्यांकन का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर में क्या कर रहा है कि आत्म प्रभावकारिता, आत्म प्रभावकारिता किसने प्रस्तावित किया, या आत्म प्रभावकारिता जो है किसने मतलब कि प्रस्तावित किया, यह बात आपसे कह रहा है। तो इन्होंने जो 1 नंबर में जो देख रहे हैं ए नंबर में बंडूरा, ठीक है, बंडूरा किसने प्रस्तावित किया, बंडूरा लेखक का नाम है, बंडूरा साहब ने किया, यानी ए नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि अनुमानी विधि का प्रमुख लाभ क्या है, अनुमानी विधि का प्रमुख लाभ क्या है, तो सोचने और खोजने की क्षमता बढ़ती है। देखिए अनुमानी विधि का मतलब ये होता है कि आप जब जैसे मान लेते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें आपको यह अनुभव होता है, मान लेते हैं कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आपको यह अनुमान लगाते हैं कि यह क्वेश्चन इस बुक में यहाँ पर मौजूद है, या मैंने कोई भी नोटबुक बनाया है तो उस नोटबुक के इस पेज नंबर में यह क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। ठीक है, या आप अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं यहाँ और दूसरा बुक पढ़े, यही क्वेश्चन का आंसर दूसरे बुक में दूसरा टाइप के दे दिया, ठीक है, तो आप फट अनुमान लगाएंगे कि नहीं यह क्वेश्चन का आंसर इस बुक में इस टाइप से दिया था। ठीक है, तो इससे होता क्या है, सोचने और खोजने की क्षमता बढ़ती है, सीधी सी बात है। अनुमान लगा करके और उस क्वेश्चन को ढूंढने और खोजने समझने की क्षमता उससे बढ़ता है, इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, सोचने और खोजने की क्षमता बढ़ती है। चलिए 13 नंबर में क्या कर रहा है कि पूछताछ आधारित शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। ठीक है, तो पूछताछ आधारित शिक्षा में सबसे ज्यादा जो है छात्र का ही भूमिका होगा। ठीक है, शिक्षक जो है तो वो तो पढ़ाता ही है, लेकिन छात्र अगर ग्रुप बना करके एक जगह अगर पढ़ाई करें, ठीक है, तो उसमें जो है उनकी सबसे ज्यादा जानकारी बढ़ता है, डिस्कर्स जो होता है ग्रुपिंग डिस्कर्स। ठीक है, तो इसमें जो है पूछताछ आधारित शिक्षा में छात्र का भूमिका जो है सबसे अधिक होता है और महत्वपूर्ण भी होता है, क्योंकि छात्र एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। बहुत मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं मालूम है, लेकिन अगर ग्रुप में अगर डिस्कस कर रहे हैं तो वहां पर जो है बहुत सारे छात्र इकट्ठा हैं तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा आसानी से, आपको ढूंढने की ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, समय बचेगा। तो 14 नंबर में देखिए, लाइब्रेरियन यदि छात्रों को स्वयं डिजिटल डाटाबेस एक्सेल फ्लोर करने दे तो यह क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है स्वयंता शिक्षण मतलब स्वयं शिक्षण, ठीक है ना, स्वयं जो है शिक्षण ग्रहण करने का मतलब की अर्थ इसे निकलता है। ठीक है, जैसे लाइब्रेरियन यदि छात्रों को स्वयं डिजिटल डाटाबेस, मान लेते हैं कि डिजिटल का अर्थ होता हो गया कि आपका मोबाइल या कंप्यूटर, ठीक है, तो इसके माध्यम से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो, और मतलब कह रहा है कि टीचर इसको छूट दे रहा है कि करने को मतलब छूट दे रहा है, तो यह क्या कहलाएगा, तो स्वयं शिक्षित, स्वतः शिक्षण माने स्वयं शिक्षा ग्रहण करना। ठीक है ना, तो ये सीधी सी बात है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर हो गया बी, 14 का बी। 15 में देखिए कह रहे हैटी की दृश्यमान शिक्षा में सबसे प्रभावी जो है कारक कौन सा है। ठीक है, तो इसमें जो है फीडबैक सबसे प्रभावी क्या है, फीडबैक। आखिर फीडबैक होता क्या, हम तो प्रत्येक मतलब कि वीडियो में फीडबैक के अर्थ जो है बताए हैं, ठीक है, लेकिन आप फिर से जानिए कि फीडबैक होता क्या है। तो फीडबैक जो है किसी काम या प्रदर्शन के बारे में दी गई जानकारी जो किसी व्यक्ति को यह समझने में मदद करती है कि उसने कैसा काम किया और उसे कैसा बेहतर बनाया जा सकता है। समझे कि नहीं समझे, फीडबैक का अर्थ होता है कि किसी भी काम या प्रदर्शन के बारे में दी गई जानकारी जो किसी व्यक्ति को जो है यह समझने में मदद करती है कि उसने जो भी काम किया वो कैसा किया और जो भी काम किया तो उस काम को बेहतर जो है कैसे बनाया जा सकता है, यही जानकारी मतलब कि फीडबैक से मिलता है या फीडबैक का अर्थ होता है। ठीक है, तो हैटी की दृश्य शिक्षा में सबसे प्रभावी कारक कौन सा है, फीडबैक है, जो बी नंबर में देख रहे हैं। ठीक है, फीडबैक में जो है जानकारी किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे कि मौखिक, टिप्पणी, लिखित, ठीक है, किसी भी उदाहरण से डेटा प्राप्त जो है कर सकते हैं, यही सब जो है आपको मतलब कि
फीडबैक कहलाता है। फीडबैक अगर ठेठ भाषा में एक शब्द में जाने तो कोई भी काम जो भी कर रहे हैं वो कैसे किए और जो भी काम किए तो उसमें और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, कैसे सुधारा जा सकता है, इसी को जो है फीडबैक कहलाता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एंड्रागोजी किससे संबंधित है। एंड्रागोजी किससे संबंधित है? तो एंड्रागोजी वयस्क शिक्षण से मतलब कि शिक्षण से मतलब है वयस्क मिस जुआ। ठीक है, एंड्रागोजी में जो है मतलब कि वयस्क जो है जुआ लोग जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। और एक होता है पेंड्रागोजी। ठीक है, तो पेंड्रागोजी में जो है बच्चे लोग जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो एंड्रागोजी किससे संबंधित है? वयस्क से, जो जुआ है। और पेंड्रागोजी किससे संबंधित है? तो बच्चा से, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, तो बच्चे के शिक्षण से संबंधित है पेंड्रागोजी, और एंड्रागोजी जो है आपको वयस्क शिक्षण से संबंधित है, जुआ शिक्षण से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर कह रहा है कि फिशबोन चित्र का उपयोग होता है। ठीक है, कहाँ होता है? तो समस्याओं के कारण की पहचानने में। समस्या जो भी कुछ है, समस्याओं के कारण की पहचान में जो है फिशबोन चित्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर में क्या कह रहा है कि इंटरलिविंग अभ्यास में क्या किया जाता है? इंटरलिविंग अभ्यास में क्या किया जाता है? तो भिन्न भिन्न विषयों को मिलाकर अभ्यास किया जाता है। समझ रहे हैं ना? इंटरलिविंग अभ्यास का मतलब होता है कि भिन्न भिन्न विषयों को मिलाकर तब जाकर के उसको अध्ययन करें, अभ्यास करें, उसी को इंटरलिविंग अभ्यास कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि लर्निंग एनालिटिक्स से क्या ज्ञात होता है? क्या ज्ञात होता है? तो इसमें जो है छात्र की सीखने की प्रवृत्ति का विश्लेषण, छात्र की सीखने की प्रवृत्ति का विश्लेषण, जो भी छात्र जो सीखा है, ठीक है, उसको विश्लेषण करना। विश्लेषण की मतलब उसको एकदम सोचना समझना। समझ रहे हैं ना? तो लर्निंग एनालिटिक्स में क्या ज्ञात होता है? तो छात्रों के सीखने की प्रवृत्ति का विश्लेषण। ठीक है, तो इसका बी नंबर आंसर हो गया। 20 नंबर में क्या कर रहा है कि शैक्षणिक सामग्री ज्ञान का क्या तात्पर्य है? शैक्षणिक मतलब सामग्री ज्ञान का क्या तात्पर्य है? तो ये जो है शिक्षण योग्य रूप में विषय जो भी है प्रस्तुत करना। ठीक है, शिक्षण योग्य रूप में प्रस्तुत करना। ठीक है, शैक्षणिक सामग्री ज्ञान का तात्पर्य है शिक्षण योग्य रूप में, शिक्षण को मतलब योग्य रूप में विषय वस्तु प्रस्तुत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि पूर्ण प्राप्ति अभ्यास से लाभ क्या होता है? पूर्ण प्राप्ति अभ्यास का लाभ, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है। तो दीर्घकालिक स्मृति, पूर्व प्राप्ति नहीं, ठीक है ना? पूर्ण प्राप्ति का मतलब ये हो जाता है कि पुनः प्राप्ति, पूर्ण प्राप्ति, पीछा जो भी कुछ है उसको फिर से प्राप्त कीजिए, पढ़िए लिखिए। ठीक है, उसका जो अगर अभ्यास कीजिएगा तो क्या होगा? दीर्घकालिक स्मृति होगा, मतलब लंबे समय तक आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो एक बार जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और हो सके तो 5 आदमी को शेयर भी कर दीजिए। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कह रहा है कि गेमीकरण शिक्षण कैसा सा है? गेमीकरण शिक्षण में कैसा है? देखिए, गेमीकरण में होता क्या है कि गेम को दिखा करके और बच्चों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, या मतलब कि उससे क्या होता है कि पढ़ाई जो है रोचक हो जाता है। ठीक है ना? आकर्षित हो जाता है, प्रेरणादायक हो जाता है अगर गेमीकरण का मतलब प्रयोग करते हैं तो। ठीक है, गेमिफिकेशन का, तो उसमें क्या होता है कि गेम के आधार पर मतलब कि शिक्षण दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसे मतलब कि सीखने को रोचक और प्रेरणादायक बनाता है। ठीक है ना? तो बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, अर्थात 22 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर में क्या करें? निर्देशात्मक मतलब स्कैफोल्डिंग का क्या उद्देश्य होता है?
ठीक है, स्कैप फोल्डिंग। तो स्कैप फोल्डिंग का जो है अर्थ होता क्या है, पहले ये जान लीजिए। तो शिक्षा में एक ऐसी अवधारणा है, शिक्षा में यह एक ऐसी अवधारणा है जिसमें छात्रों को नई चीज सीखने में मदद करने के लिए अस्थायी सहायक प्रदान की जाती है। इसी को हम स्कैप होल्डिंग कहते हैं। तो उसमें कह रहा है निर्देशात्मक, निर्देशात्मक, ठीक है ना। तो इसमें जो है होता क्या है कि शिक्षा में एक मतलब शिक्षा में एक ऐसी अवधारणा है जिसमें छात्रों को नई चीजें सीखने में मदद करने के लिए अस्थायी सहायक प्रदान की जाती है, ठीक है। और स्कैफोल्डिंग में जो है सहायता जो है धीरे धीरे काम होती है, जैसे जैसे छात्र अधिक कुशल होते जाते हैं ताकि वे स्वतंत्र रूप से काम कर सके। और इसमें मैं करता हूँ, हम करते हैं, आप करते हैं कि स्वरूप रूप जो है जो भी कुछ है समझा जा सके, ठीक है ना। तो इस हिसाब से जो है निर्देशात्मक जो है स्कैफोल्डिंग का उद्देश्य जो है आपका छात्र धीरे धीरे आत्म जो है निर्भर बनता है, ठीक है। तो ठेठ भाषा में कहें तो शिक्षक स्कैफोल्डिंग में क्या करते हैं, पहले सिखाते हैं और धीरे धीरे जो है उनका मतलब छूट देते हैं और खुद से ढूंढने परखने और क्वेश्चन को ढूंढने पढ़ने का मतलब छूट देते हैं और बोलते हैं खुद ढूंढिए। तो यही होता है स्कैफोल्डिंग में। तो छात्रों को धीरे धीरे आत्मनिर्भर मतलब खुद पर निर्भर करने का निर्देश दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 24 में क्या करें, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण में क्या आवश्यक है। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण में क्या आशाएं हैं, ठीक है। तो छात्रों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का सम्मान, छात्रों की संस्कृति की पृष्ठभूमि का सम्मान, ठीक है ना। इसलिए इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सोच को आकार दें सक्रिय की पहली अवस्था होती है, ठीक है। क्या होती है, तो सहानुभूति रखना। सोच को आकार दें, प्रक्रिया की पहली अवस्था क्या होती है। कोई भी सोच को अगर आकार दे रहे हैं, किसी कोई भी अगर चीज सोच रहे हैं और उसका आकार दे रहे हैं तो पहली अवस्था क्या होगा, पहली अवस्था जो है सहानुभूति रखना होगा। कोई भी चीज है तो उसमें जब तक सहानुभूति नहीं रखिएगा, हिम्मत नहीं रखिएगा, तब तक आप उस चीज को सीखने का जिज्ञासा भी नहीं होगा और सीख भी नहीं पाइएगा, ठीक है। तो पहले सहानुभूति होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। तो इसीलिए पहली अवस्था है सहानुभूति कोई भी चीज को सीखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कर रहा है कि लाइब्रेरियन छात्रों से सीखने के बाद फीडबैक लेते हैं। यह किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो ये है अधिगम मूल्यांकन। फीडबैक मतलब कोई भी चीज अगर क्या बोलते हैं शिक्षक सिखाते हैं तो फिर छात्रों का क्या करते हैं, फीडबैक मतलब कि लेते हैं। फीडबैक का मतलब ये होता है कि जो भी कुछ सिखाए उसका मूल्यांकन, मूल्यांकन के मतलब मापे परखे कि हमने क्या सिखाया या लड़का जो है बच्चा जो भी कुछ स्टूडेंट है वो क्या सीखा, ठीक है। यानी अधिगम का मतलब सीखना, ज्ञान प्राप्त करना, मूल्यांकन का मतलब होता है परखना, मापना, जांचना जो भी कुछ है, ठीक है। तो जो भी कुछ सिखाए वो क्या सीखा, कितना सीखा, यानी उसको मापना, ठीक है। तो फीडबैक का मतलब यही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर कि विकास मानसिकता, विकास मानसिकता किसने प्रस्तावित किया। लेखक के नाम पूछ रहा है कि विकास मानसिकता जो है किसने प्रस्तावित किया। तो ये जो है आपको कैरोल डेवेक, कैरोल डेवेक ने किया। कैरोल डेवेक नाम याद रखिएगा कि विकास मानसिकता का सिद्धांत कैरोल डेवेक ने दिया है, ठीक है। लेखक का नाम है। आगे बढ़िए। प्रतिबिंबात्मक जनरल का उद्देश्य क्या होता है, यह क्वेश्चन आपसे किया है। तो आत्म जो है चिंतन और सुधार, आत्मचिंतन और सुधार। प्रतिबिंबात्मक जनरल का अर्थ होता है कि आत्मचिंतन। कोई भी अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं या कोई भी चीज पढ़ाई पढ़ रहे हैं अपने लाइब्रेरी में तो आत्मचिंतन कीजिए, खुद उसके बारे में रिसर्च कीजिए, चिंतन कीजिए। और चिंतन कीजिएगा तो निश्चित है कि उसमें सुधार होगा, ठीक है। और आपका पढ़ाई सिलसिलेवार से अच्छे ढंग से आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंबात्मक जनरल का अर्थ होता है आत्मचिंतन और सुधार, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सीखने के अनुबंध किसमें उपयोग होता है, किसमें उपयोग होता है सीखने के अनुबंध।
ठीक है। तो ये जो है व्यक्तिगत अधिगम योजना, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, अधिगम मतलब कि सीखना, ज्ञान प्राप्त करना, योजना का मतलब योजना। तो व्यक्तिगत जो है सीखने का योजना, व्यक्तिगत माने पर्सनल जो भी कुछ है ज्ञान अर्जित करने की योजना ही सीखने के अनुबंध में प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या करें कि लाइब्रेरियन द्वारा एक वीडियो के साथ विषय सिखाना क्या कहलाता है। देखिए वीडियो के द्वारा अगर कोई भी चीज अगर सिखा रहे हैं और साथ साथ उस चीज का अगर वीडियो भी दिखा रहे हैं, ठीक है, यानी वीडियो दिखा रहे हैं और बहुत सारे मतलब कि जैसे मान ले कोई भी विषय या क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं उस पर आधारित बहुत सारे उदाहरण को दे दे करके समझा रहे हैं और वीडियो को भी दिखा रहे हैं ताकि बच्चा अधिक से अधिक समझे और उस क्वेश्चन से उस संतुष्ट हो सके। तो बहुत प्रकार के आप वीडियो भी दिखा रहे हैं, समझा भी रहे हैं, तो क्या हुआ, यह मिश्रित शिक्षण हो गया। ठीक है, यानी मिक्स करके आप शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, मिश्रित शिक्षा या शिक्षण जो भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या करा कि सहकर्मी समीक्षा प्रतिक्रिया किसमें सहायक है। ठीक है, किसमें सहायक है, तो छात्र के कार्य का विश्लेषण, छात्र के कार्य का विश्लेषण। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। सहकर्मी माने सहयोग, मतलब कि बहुत लोग इकट्ठा होकर के जो भी काम करेंगे, समीक्षा करेंगे, उसमें सहाय क्या है कि सहाय क्या होगा जब छात्र मतलब कि कई छात्र एक साथ बैठकर कार्य करेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। ठीक है ना, तब जाकर के वो सहकर्मी समीक्षा कहलाएगा। ठीक है ना, सहकर्मी मतलब सहयोग करना। ठीक है ना, सहयोगात्मक हो गया वो। चलिए 32 नंबर में क्या करें कि दोहरी कोडिफिकेशन सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है कि दोहरी कोडिफिकेशन, तो दोहरी कोडिफिकेशन पहले है क्या इसके बारे में जानिए। तो दोहरी कोडिफिकेशन जो है होता क्या है, तो इसमें द्वैत कोडिंग सिद्धांत, मतलब कि दोहरी कोडिफिकेशन को द्वैत कोडिंग सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, लिखना हो तो लिख लीजिए। दोहरी कोडिफिकेशन सिद्धांत यह एक संज्ञानात्मक सिद्धांत है जो बताता है कि मानव मस्तिष्क जानकारी को दो अलग अलग तरीकों से संसाधित करता है और मौखिक शब्दों के माध्यम से, मतलब मौखिक, और दृश्य मतलब छवियों के माध्यम से यह जो है सामने रखा जाता है, सिखाया जाता है। इसी को दोहरी कोडिफिकेशन सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत जो है 1971 में एलन पैबियो द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह इसमें जो है यह बताता है कि जब हम दो शब्द या छवियों दोनों का उपयोग करके जानकारी प्राप्त करते हैं तो यह बेहतर ढंग से याद रहती है और समझ आती है। इसलिए जो है मस्तिष्क के दोनों प्रणालियों को सक्रिय भी करता है यह। ठीक है, तो दोहरी कोडिफिकेशन का अर्थ तो आप अच्छे ढंग से सुन लिए, समझ लिए। ठीक है, इसके हिसाब से इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि शब्द प्लस चित्र। ठीक है, बेहतर अधिगम माने शब्द से भी प्लस चित्र से भी। ठीक है, तब जाकर के बेहतर अधिगम होगा, मतलब कि बेहतर अधिगम का मतलब ज्ञान अर्जित करना, सीखना। तब जाकर के बेहतर आप सीख सकते हैं जब शब्द का भी प्रयोग होगा और चित्र का भी प्रयोग होगा, यानी जो भी मतलब फोटो वोटो है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है आप समझ लिए कि दोहरी कोडिफिकेशन किसे कहा जाता है। ठीक है, बोलते बोलते थक जा रहे हैं। चलिए फिर से हम इसको एक बार दोहरी कोडिफिकेशन को एक बार फिर से बोल देते हैं कि यह एक संज्ञानात्मक सिद्धांत है जो बताता है कि मानव मस्तिष्क जानकारी को दो अलग अलग तरीकों से जैसे कि शब्द से, चित्र से, ठीक है ना, अर्थात मौखिक यानी शब्दों में, दृश्य मतलब छवियों के माध्यम से आपको समझाना बुझाना ही मतलब कि दोहरी कोडिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, तब जाकर के बेहतर अधिगम मतलब आप सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है कि सिमुलेशन आधारित शिक्षा सबसे उपयुक्त है। सिमुलेशन आधारित शिक्षा, तो सिमुलेशन शिक्षा आखिर है क्या। तो सिमुलेशन शिक्षा एक शिक्षण पद्धति है जिसमें शिक्षार्थियों को वास्तविक जीवन की स्थिति या दृश्यों का
अनुसरण करके सिखाने का अवसर मिलता है। इसी को सिमुलेशन आधारित शिक्षा कहते हैं। ठीक है, मतलब कि शिक्षार्थियों को वास्तविक जीवन, जो भी जीवन जो उसका है या कोई भी उसका वास्तविक जीवन, बनावटी बनावटी नहीं, वास्तविक जीवन की स्थिति या दृश्यों को अनुसरण करके, उसको मतलब कि अनुसरण करके मतलब बोल करके या उसका अनुभव करके, ठीक है, तब सीखने का अवसर मिलता है सिमुलेशन आधारित शिक्षा में। ठीक है, तो इस आधार पर इसका ऑप्शन देखिए, अब सब ऑप्शन हम नहीं पढ़ते हैं, सब ऑप्शन अगर पढ़ेंगे तो और भी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इस आधार पर इसका आंसर हो गया बी नंबर की, वास्तविकता का अनुभव करने के लिए, यानी वास्तविकता का अनुभव करके जो है सीखना या ज्ञान अर्जित करना। ठीक है, तो आप लिख लिए होंगे। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सरल उपयोग से आशय है। सरल माने सीधा जान ही रहे हैं, उपयोग इसे क्या मतलब कि आशय है, तो सभी छात्रों के लिए सामग्री सुलभ कराना। जब जो भी छात्र आपके लाइब्रेरियन में आए हैं, सभी छात्रों को अगर सामग्री, चाहे सामग्री कहने से तो सबका बोध उसमें आ जाता है, ठीक है, लेकिन सामग्री में आपका जो है सब कुछ आ जाता है, चाहे वो बुक हो या बैठने की व्यवस्था हो, पढ़ने की व्यवस्था हो, जो भी कुछ है लाइब्रेरी में सामग्री, उस सब की व्यवस्था। ठीक है, अगर सही ढंग से होगा तो पढ़ाई भी सरल हो जाएगा। यानी सरल उपयोग का आशय है कि सभी छात्रों के लिए सामग्री सुलभ बनाना या सुलभ कराना। ठीक है, सीधी सी बात है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, 34 हो गया। 35 नंबर, 35 में क्या कर रहा है कि संज्ञानात्मक भार सिद्धांत जो है, कौन सा भार सबसे अधिक अवरोध है? संज्ञानात्मक। तो पहले आप जानिए कि संज्ञानात्मक भार सिद्धांत कहते किसे, इसे लिख लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, और यहाँ तक अगर बने हैं वीडियो में तो एक बार लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो 100% सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में देख ही रहे कि पूरा डिटेल में बताया जा रहा है, उसी तरह हर एक वीडियो में डिटेल में बताएगा। मेरे चैनल पर जाकर प्रत्येक वीडियो को आप देखिए। और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए शुरू में भी हम लोग व्हाट्सअप नंबर दिया है, लास्ट में भी मैं दूंगा। आप इस पीडीएफ को प्राप्त करके ABCD करके, जैसे मान लें एक का मान लेते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह नंबरिंग करेंगे, और इसका ABCD जो है, ABCD आपका इसका बनाएंगे, फिर इसको चेक करेंगे, नीचे आंसर दिया हुआ है, तब आप समझ सकते हैं कि हाँ हमको कितना नंबर आया, नहीं आया, हमको क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। इसको आप टेस्ट के रूप में भी दे सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर हमने नीचा दिया है। ठीक है, तो चलिए हम बता रहे थे क्या कि संज्ञानात्मक भार सिद्धांत में कौन सा भार सबसे अधिक अवरोधक होता है। अवरोधक माने रुकावट पैदा करता है। ठीक है, तो पहले संज्ञानात्मक में कौन सा भार का मतलब कई भार इसमें सम्मिलित है। ठीक है ना, तो संज्ञानात्मक भार कहते किसे हैं, तो संज्ञानात्मक भार सिद्धांत यह बताता है कि सीखने की प्रक्रिया में मानव मस्तिष्क की कार्यशील स्मृति सीमाओं का प्रबंधन कैसे किया जाता है। ठीक है, कार्यशील स्मृति की सीमाओं का प्रबंधन कैसे किया जाता है, यही जो है संज्ञानात्मक भार सिद्धांत बताता है। ठीक है, और इसके बारे में जानिए कि यह सिद्धांत बताता है कि सीखने को प्रभावी बनाने के लिए अनुदेशनात्मक सामग्री और विधियों को शिक्षार्थी की कार्यशील स्मृति पर पड़ने वाले भार को कम करना चाहिए। ठीक है, संज्ञानात्मक, आगे लिखिए कि संज्ञानात्मक भार के अनुसार 3 प्रकार के संज्ञानात्मक भार होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक है, तो कौन कौन से 3 प्रकार हैं? एक है आंतरिक भार, 2 में है बाहरी भार, और 3 में है प्रासंगिक भार। ठीक है, लिख लीजिए। संज्ञानात्मक भार सिद्धांत का 3 मतलब भार हैं। कौन कौन सा 3 भार है? आंतरिक भार, बाहरी भार तथा प्रासंगिक भार। तो उसमें जो है बाहरी भार जो है, बाह्य भार जो है क्या है, इसमें क्वेश्चन है कि अवरोधक होते हैं, जो सबसे अधिक अवरोधक होते हैं बाह्य भार। ठीक है, तो बाह्य भार अब देखिए, अब सबका अगर परिभाषा पढ़े, आंतरिक भार, बाहरी भार, प्रासंगिक भार, तो बहुत वीडियो लंबे हो जाएंगे। हम केवल बाहरी भार का परिभाषा आपको बोल दे रहे हैं, लिखना हो तो लिख सकते हैं। बाहरी भाग में होता क्या है? बाहरी भार में यह अनुदेशनात्मक सामग्री के खराब डिजाइन या प्रस्तुति के कारण होता है। यदि सामग्री को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया है, या यदि इसे बहुत अधिक अनावश्यक जानकारी शामिल है, तो यह बाहरी भार को बढ़ाएगा। ठीक है, अर्थात अवरोध पैदा करेगा। इसीलिए इसका सही आंसर जो है आपका बाह्य भार आंसर हो जाएगा। ठीक है।
यानी बी नंबर हो जाएगा। बहुत डिटेल में हमने 35 नंबर क्वेश्चन का देखिए, अब 32 फिर आ गया 35 के बाद, यानी हमको 36 पढ़ना है, फिर से टाइपिंग हो गया है। ठीक है, 36 36 में क्या कह रहा है कि स्पर्शनीय शिक्षार्थी, स्पर्शनीय शिक्षार्थी किस प्रकार सीखते हैं, यह क्वेश्चन आपसे किया है। ठीक है, तो इसमें जो है थोड़ा सा जो है इसको ऊपर बढ़ा लीजिए, छू करके। आप क्वेश्चन से ही आ रहा है कि स्पर्शनीय शिक्षार्थी, स्पर्श यानी छू करके, स्पर्श शिक्षार्थी कैसा होता है, तो स्पर्श करके सीखते हैं, छू करके सीखते हैं। तो छू करके कौन सीखेगा, जिसके पास आंख नहीं होगा, अर्थात अंधे लोगों के लिए जो मतलब कि ब्रेल लिपि का बारे में आप लोग जानते होइएगा, तो वो सब चीज जो है स्पर्शनीय शिक्षार्थी होते हैं। ठीक है, चलिए, यानी स्पर्शनीय शिक्षार्थी कैसा होता है, कैसे सीखते हैं, तो छू करके। ठीक है, छू के और करके। अब देखिए 37 नंबर में आ गया कि एग्जिट, एग्जिट स्लिप यानी निकास पर्ची एक प्रकार है। निकास पर्ची किस प्रकार का प्रकार है, यह क्वेश्चन आपसे किया है। तो दैनिक फीडबैक टूल, दैनिक माने डेली का फीडबैक टूल, जो भी दैनिक मतलब आप पढ़ाई किए, जो भी कुछ किए, उस स्लिप पर जो है नोट हो जाएगा। ठीक है ना, या उस स्लिप पर यह भी रहता है कि आप किस सत्र में हैं, किस सत्र में, जैसे 23, 24, 25, 26 सत्र होता है ना, उस किस सत्र में है, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी ऑल टू ऑल आपके उस स्लिप में जो है रिकॉर्ड रहता है, लिखा रहता है। ठीक है, तो उसी स्लिप में भी मतलब कि एग्जिट मतलब बाहर जब निकास होइएगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लाइब्रेरी से, तो फिर एग्जिट स्लिप में जो भी है आपको क्या पढ़ा नहीं लिखा जो भी कुछ है उसमें फिर से भरा जाता है। ठीक है, यानी दैनिक फीडबैक टूल। ठीक है, टूल का मतलब होता है औजार। चलिए 38 नंबर में क्या है, लाइब्रेरियन छात्रों को टीम में काम करने को कहता है, यह किस प्रकार के अधिगम शैली संबंधित है। तो लाइब्रेरियन टीचर जो है टीम में काम करने का सलाह देते हैं। क्यों सलाह देते हैं, क्योंकि वहाँ शिक्षा अधिक मतलब शिक्षा अधिक मिलेगा। टीम में कीजिएगा यानी ग्रुप में कीजिएगा तो शायद आपको कोई क्वेश्चन नहीं मालूम होगा, लेकिन वहाँ पूछताछ आधारित क्वेश्चन अगर करते हैं तो आपको बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आपको है उसका आंसर मिल जाएगा जो आपको बहुत ढूंढने में परेशानी हो रहा था या नहीं मिल रहा था। इसीलिए लाइब्रेरियन जो है कहते हैं कि टीम में जो है शिक्षा, यहाँ लिखा ना अधिगम ज्ञान प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो ये किस प्रकार का मतलब की शैली है, यह क्वेश्चन आपसे कह रहा है, तो ये है सहयोगात्मक अधिगम। सहयोगात्मक अधिगम माने सहयोग, जब तक मतलब एक से अधिक 2, 4, 5 ग्रुप में अगर नहीं रहिएगा तो फिर सहयोग कैसे मिलेगा। ठीक है, तो टीम में काम कीजिएगा तो निश्चित है कि आपको सृजनात्मक अधिगम होगा, यानी सहयोग से आप शिक्षा प्राप्त कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, 39 में क्या कह रहा है कि फ्लिप्ड लर्निंग में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। फ्लिप्ड लर्निंग में शिक्षक की भूमिका, शिक्षक या भूमिका की बात किया जा रहा है कि शिक्षक की भूमिका क्या होती है, तो सूत्राधार मार्गदर्शन, सूत्रधार माने सूत्र पर आधारित मार्गदर्शक। ठीक है, यानी नियम पर आधारित। फ्लिप्ड लर्निंग में शिक्षक की भूमिका होती है कि नियम के आधार पर शिक्षण दे, जो भी पढ़ा रहे हैं, टीचिंग जो कर रहे हैं, सूत्र के आधार पर, नियम के आधार पर पढ़ाएं या मार्गदर्शक यानी मार्गदर्शन करें। ठीक है, यही शिक्षक की भूमिका होता है फ्लिप्ड लर्निंग में। ठीक है, चलिए 40 नंबर में क्या है कि निर्देशात्मक डिजाइन का अंतिम चरण क्या होता है। अंतिम चरण क्या होता है, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाइए। तो इसका जो है निर्देशात्मक डिजाइन का अंतिम चरण होता है मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन, तो मूल्यांकन का अर्थ ही होता है कि मापना, परखना, जांचना, समझना। ठीक है, एक साथ में कहे तो मापना। ठीक है, तो निर्देशात्मक डिजाइन का अंतिम चरण होता है जो भी निर्देश दिए कि ऐसे पढ़ना, वैसे पढ़ना, यह शिक्षा ग्रहण करना, इस बुक को पढ़ना है ना, टीम में पढ़ना है, जो भी कुछ है आप निर्देशात्मक तो दे दिए, डिजाइन तो कर दिए। ठीक है, लेकिन अंतिम चरण क्या होगा कि जब उस तरीका के बच्चा या स्टूडेंट शिक्षा ग्रहण कर लिया तो उसको हम मापेंगे, यानी परखेंगे कि वो क्या पढ़ा, क्या जाना, क्या सीखा। ठीक है, यानी उसका हम मूल्यांकन करेंगे, इसलिए आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, सीखने का पिरामिड के अनुसार सबसे कम प्रभावी विधि, सीखने का पिरामिड। ठीक है, विधि है तो सबसे कम प्रभावी पिरामिड। ठीक है,
तो ये जो है व्याख्यान, ठीक है, इसका आंसर हो गया व्याख्यान। सीखने की पिरामिड के अनुसार सबसे कम प्रभावी विधि है व्याख्यान, ठीक है। लेकिन मतलब कि केवल व्याख्या ही कहने का तात्पर्य है कि केवल व्याख्या कर दीजिए और कुछ मतलब विशेष जो है, जैसे यहाँ पर है कि हाँ समूह में चर्चा नहीं कीजिए, अभ्यास नहीं कीजिए, दूसरों को जैसे सिखा कर सीखना, दूसरों को नहीं सिखाइए, केवल आप व्याख्या कर दीजिए, बता दीजिए, तो उससे मतलब प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा, ठीक है। जब तक इसको समूह में चर्चा नहीं करते हैं, उसका अभ्यास नहीं करते हैं, टीम बनाकर नहीं बात मतलब कि चर्चा करते हैं, या दूसरों को नहीं बताते हैं। दूसरों को पढ़ाने से मतलब होता है कि अगर दूसरों को अगर पढ़ा रहे हैं तो आपको खुद उससे कहीं ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आप बताना पड़ेगा उदाहरण दे करके, ठीक है। तो केवल व्याख्या करना जो है कम प्रभावी विधि है, केवल व्याख्या करना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। 42 में क्या है कि लाइब्रेरियन द्वारा छात्रों को ओपन ओपन एक्सेस जनरल दिखाना क्या दर्शाता है, यह क्वेश्चन आपसे किया है। तो मुफ्त सामग्री की खोज, मुफ्त सामग्री की खोज लाइब्रेरियन द्वारा छात्रों को ओपन एक्सेस जनरल, ओपन मतलब कि खुला, एक्सेस जनरल ओपन, अगर कोई भी चीज अगर मतलब कि दिखाते हैं तो उससे क्या होगा, मुफ्त में उसको सामग्री को ढूंढने में मदद होगा, या मुफ्त सामग्री की खोज। इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या है, अनुभवनात्मक अनुभवनात्मक पुस्तकालय गतिविधि में क्या आता है, क्या आता है। तो पुस्तक मेला, बुक हंट, रोल प्ले, ठीक है ना। अनुभवात्मक पुस्तकालय गतिविधि में क्या आता है, तो पुस्तक मेला, बुक हंट, रोल प्ले, ठीक है ना। इसको आप रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने बीएम लिख दिया, अर्थात बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन में संज्ञानात्मक जुड़ाव का तात्पर्य क्या है, संज्ञानात्मक जुड़ाव का तात्पर्य क्या है, मानसिक भागीदारी। संज्ञानात्मक जुड़ाव का तात्पर्य है मानसिक भागीदारी। मानसिक मतलब कि अपने माइंड से, मतलब सोच करके समझ करके भागीदारी, ठीक है, मानसिक भागीदारी, ठीक है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। सीखने की प्रवृत्ति में क्या आता है, सीखने की प्रवृत्ति में क्या आएगा, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है। तो जिज्ञासा, दृढ़ता इत्यादि, ठीक है। मतलब सीखने की प्रवृत्ति आपको कब होगा, जब आपके अंदर जिज्ञासा होगा, दृढ़ता होगा, यानी निश्चित मतलब कि होगा कि नहीं हमको ये चीज सीखना है, ठीक है, इत्यादि। यानी सीखने की प्रवृत्ति कब होगा, जब आपके अंदर जिज्ञासा होगा, तभी तो सीखिएगा। जबरदस्ती सीखिएगा किसी के दबाव में तो नहीं सीख पाएगा, जब तक कि अंदर आपको सीखने की जिज्ञासा नहीं होगा, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन में, 46 नंबर में क्या करा है कि मानसिकता सिद्धांत को दो भागों में होता है, ठीक है। मानसिकता सिद्धांत दो भागों में होता है, कौन कौन से भाग होता है, तो स्थिर और वृद्धि वाला, ठीक है, स्थिर और वृद्धि। मानसिकता जो है सिद्धांत में दो भाग हैं, वो है स्थिर और वृद्धि, ठीक है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, आप रट लीजिएगा। 47 में सलाह का मुख्य उद्देश्य क्या, किसी को आप सलाह दे रहे हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि आप मार्गदर्शन उसका कर रहे हैं या उसका सहयोग कर रहे हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र में आप सलाह दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, उसका सहयोग कर रहे हैं कि ये चीज ऐसे पढ़ाई होगा, या बिजनेस है तो इस टाइप से, ये बिजनेस इस टाइप से होगा। सलाह देना का मतलब होता है मार्गदर्शन देना या सहयोग करना, ठीक है, सीधी सी बात है। 48 में देखिए, लाइब्रेरियन छात्रों को बुलियन ऑपरेटर्स बुलियन ऑपरेटर्स सिखाते हैं, यह संबंधित है, क्या चीज से संबंधित है, तो यह सटीक सूचना की खोज। कोई भी सटीक सूचना की खोज जो है, बुलियन जो है ऑपरेटर्स का मतलब होता है सटीक सूचना की खोज, इसका मतलब बी नंबर आंसर हो जाएगा। 49 में कहा कह रहा है कि शिक्षक प्रतिक्रिया फीडबैक प्रभावी होता है जब वह क्या करता है, विशिष्ट समय पर और प्रेरणादायक हो, विशिष्ट समय पर और प्रेरणादायक हो। शिक्षक प्रतिक्रिया यानी शिक्षक फीडबैक प्रभावी होता है जब वह विशिष्ट मतलब कि विशिष्ट, विशिष्ट का मतलब कोई विशेष, ठीक है, समय और
प्रेरणादायक, कोई भी चाहे उस चीज हम बता रहे हैं, सिखा रहे हैं तो प्रेरणादायक होना चाहिए, ठीक है। उत्साहित करने वाला होना चाहिए, प्रेरणादायक होना चाहिए। इसका 49 का आंसर बी हो गया। 50 का, निर्देशनात्मक लक्ष्य बनाने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? निर्देशात्मक लक्ष्य अगर बना रहे हैं तो उसमें जो है शिक्षक जो है को क्या करना चाहिए, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है। तो छात्र आवश्यकता और स्तर विश्लेषण, मतलब छात्र को क्या आवश्यकता है और कौन से स्तर की चीज उसको चाहिए, आवश्यकता होगी, उस सब चीज का विश्लेषण करना शिक्षक का काम है। अगर निर्देशनात्मक लक्ष्य अगर वो बना रहे हैं तो, यानी निर्देशनात्मक लक्ष्य बनाने से पहले शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता और स्तर का विश्लेषण उनको करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 50 क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। और यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जितना भी हमने पढ़ाया उसका आंसर नीचे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इस पीडीएफ को आप लोग प्राप्त करें और ABCD करके आप खुद सेल्फ टेस्ट, यानी खुद से टेस्ट दें, ABCD करके बनाएं। और देखिए कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है नीचे, उसको फिर उसको चेक करेंगे। जैसे कि मान लें 1 2 3 4 5 इस तरह अपने कॉपी पर लिखेंगे, एक का ABCD जो भी है आप इसको मतलब कि बनाएं, फिर इसको जो है चेक करें, जो भी कुछ है कि आपको कितना नंबर आ रहा है, इससे आपको पता चलेगा कि हाँ आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हम क्या जानते हैं, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। इसीलिए मैंने पीडीएफ जो भी ऊपर था उसमें हमने हाईलाइटेड आंसर को नहीं किया है, ठीक है, ताकि आप इसको टेस्ट के रूप में आप दे सकें, ठीक है। चलिए तो हमारा यहाँ क्वेश्चन 50 को फाइनल होता है। अगला टेस्ट सीरीज जो है 10 हम अगले वीडियो में हम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यह पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको चुन चुन करके इस पीडीएफ में क्वेश्चन को तैयार किया गया है, ठीक है। बहुत सारे प्रकाशन के बुक को एक जगह रख करके उसको चुन चुन करके तब जा करके इस पीडीएफ को तैयार किया गया है, ठीक है। इसमें टोटल जो है 500 क्वेश्चन है इस पीडीएफ में, ठीक। तो मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और आप अगर नए हैं, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और 5 आदमी को कम से कम शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।